Hello students, this is the second part of the chapter Economic Presence of the Government and our first topic is Education. हमारे लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेशन। अब हम इस सेक्टर में देखेंगे कि इंडिया ने क्या ग्रोथ की है और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम बनाई है एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए। एजुकेशन इज़ वाइटल फॉर इंडिया ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन का बढ़ना हमारे देश की ग्रोथ के लिए और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। An educated population not only drives economic growth but also an a positive impact on the health and the nutrition। अगर कोई भी देश की जो पॉपुलेशन होती है स्टूडेंट्स, अगर वो एजुकेटेड होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उसकी वजह से ना ही उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बल्कि उसकी वजह से एक पॉजिटिव असर पड़ता है हमारी जो देश की जो पॉपुलेशन की जो हेल्थ होती है उसके ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ता है अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है तो। Realizing the economic benefit of education, in 1993 the Supreme Court recognized the right to education as a fundamental right। और एजुकेशन की पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझते हुए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को एक हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटेड द सर्व शिक्षा अभियान इन 2000। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान को 2000 में स्टार्ट किया और इसका एम ये था कि यूनिवर्सली सारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना या फिर ब्रिंगिंग आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन टू स्कूल, या उन बच्चों को स्कूल में लाना जिनका कहीं ना कहीं जिन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा है किसी भी कारण से, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में लाना। द प्रोग्राम एम्स टू ओपन द न्यू स्कूल। इस प्रोग्राम में नए नए स्कूल खोलना एंड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल। साथ ही साथ चल रहे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, जैसे बिल्डिंग्स हो गई या रोड हो गया या जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पस जो भी आता है जो देश को डेवलप कर सकता है, जो भी चीज़ आती है, तो एग्जिस्टिंग स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्कूल का कैसे डेवलप्ड होगा? और ज़्यादा क्लासरूम बनाकर, बेहतर टॉयलेट्स बनवाकर, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दिलवाकर, एडिशनल और ज़्यादा टीचर्स को रखकर, टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग देकर। सर्व शिक्षा अभियान ऑल्सो स्पेशलाइजेज फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ द गर्ल एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान का एक और मेन एम था कि लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कराई जा सके, या ऐसे बच्चे जो मतलब कि जिनको स्पेशल नीड होती है, मतलब ऐसे कुछ बच्चे स्पेशल बच्चे जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है उनको उनकी भी पढ़ाई कराना। जैसे जो बच्चे आपके शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई करवाना, ये भी इस सर्व शिक्षा अभियान का एम था। इस प्रोग्राम के अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट द चाइल्ड एजुकेशन। तो बच्चे की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए मिड डे मील स्कीम और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विस भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। एजुकेशनल स्कीम Number 1. Integrated Child Development Service Scheme. It deals with the problem of malnutrition, morbidity and mortality and school dropout. It works toward improving the health of children below the 6 year of age and their mother। तो इस स्कीम का जो एम था वो ये था कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब स्कूल किसी वजह से अगर उनका छूट जाता है, या फिर कुपोषण का जो बच्चे शिकार हो जाते हैं, या जो मोर्टालिटी का मतलब हो गया जैसे जिन बच्चों की मृत्यु जो जल्दी हो जाती है, किस कारण से हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से बच्चों को बाहर निकालना, उनकी इन समस्याओं को इनका सलूशन निकालना। साथ ही साथ जो 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ उनकी मदर की भी हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये इस स्कीम का एम था। नंबर 2, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। ये जो स्कीम थी स्टूडेंट्स, ये उन लड़कियों के लिए चलाई गई थी जो कि SC ST या OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस या माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब हमारा एक ऐसा समाज जो कि मतलब काफ़ी कमज़ोर है, या फिर वो फैमिलीज़ की लड़कियां, उस समाज की लड़कियां जो जो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी दर की रेखा से भी नीचे आती हैं, और एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक, जो पढ़ाई में काफ़ी पिछड़ा वर्ग है, वहाँ पर वो मतलब उस जगहों से वो बिलोंग करती हैं।
तो ये स्कीम उस तरह की गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया जो SC ST से बिलोंग करती हैं, OBC से बिलोंग करती हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और एजुकेशनली बैकवर्ड समाज से बिलोंग करती हैं। मिड डे मील स्कीम, नेक्स्ट स्कीम है मिड डे मील स्कीम। द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन और द मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड अ कुक्ड मिड डे मील टू ऑल द चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 5 फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ऑल वर्किंग डेज। स्टूडेंट, इस स्कीम का ये एम था कि जो 1 से 5 तक के क्लास के जो बच्चे होते हैं तो उनको फ्री में एक मिड डे मतलब कि दोपहर का जो खाना होता है पका हुआ कुक्ड खाना मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्कुल फ्री में मिलेगा जितने भी वर्किंग डेज़ होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंडे टू सैटरडे स्कूल खुला है तो मंडे टू सैटरडे बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को फ्री में खाना दिया जाएगा। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है ताकि एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। वाटर सप्लाई का मतलब हो गया पानी, पानी की सप्लाई, और सैनिटेशन का मतलब हो गया हम साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेटर टॉयलेट्स की बात की जा रही है, उसे हम सैनिटेशन में लाते हैं। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू वाटर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है उसके तहत राइट टू वाटर, पानी का अधिकार, एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। किस लिए? राइट टू लाइफ को में से ये इसको जोड़ा जाता है कि जीने के अधिकार में पानी के अधिकार को जोड़ा जाएगा। ओवर 1600 चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर ऑफ एज, 1600 से ज़्यादा बच्चे जो कि 5 साल की कम उम्र के होते हैं वो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इंडिया में, क्योंकि वो बहुत सारी पानी से रिलेटेड बीमारियों से जूझते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पानी पीना, सैनिटाइजेशन, अच्छी साफ़ सफाई, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस लिए? हेल्थ के लिए। एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू 70 to 80% इन प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। साथ ही साथ साफ़ पानी पीने की सुविधा हो गई, सैनिटाइजेशन हो गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी सेहत के लिए। और 70 to 80% जो आपका बात की गई है वो इस चीज़ की गई है कि जो पानी होता है उससे क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होते हैं मतलब जो फैलते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ेज़ होती हैं, उसको रिड्यूस करना, ये भी इस आपका जो पॉइंट है इससे रिलेटेड ही है, ताकि इस तरह की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके कि अगर कोई भी पानी से फैलने वाली आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जो एक से दूसरे में फैल सकती हैं, उसको रिड्यूस करना चाहिए। दीज आर द बेसिक नीड डैट नीड टू बी मेट, ये एक बहुत ही बेसिक ज़रूरतें हैं और ये पूरी होनी ही चाहिए अगर हमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करना है। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, जिसका नाम बदल के बाद में राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन कर दिया गया, वो इस तरह की समस्याओं को देखती है। साथ ही साथ सेफ पानी, सुरक्षित पानी जो गांव की जनता है, रूरल पॉपुलेशन है, उस तक पहुंचाया जा सके, ये इस आपकी मिशन का एक उद्देश्य था, एक एम था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर रूरल पॉपुलेशन को, गाँव में जो पॉपुलेशन है उसको पहुँचाया जा सके। रूरल सैनिटेशन स्कीम, रूरल मतलब गांव, सैनिटेशन मैंने आपको बताया साफ़ सफाई से रिलेटेड स्कीम, जैसे कि सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, निर्मल भारत अभियान, इन सब का एम क्या था, उद्देश्य क्या था कि गांव के जो एरिया होते हैं, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, साफ़ सफाई, टॉयलेट और बेटर बाथरूम फैसिलिटीज़ जो हैं गांव-गांव में प्रोवाइड कराई जा सके। These programs are not just for at infrastructural development like building toilet drains, they also aim at preventing the unhygienic practices like open defecation. इन प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि बेटर टॉयलेट्स बनाए जाएँ, बेटर ड्रेन सिस्टम, जो पानी का निकलने का निकास होता है उसको बनाया जाए, बल्कि इसका एम ये भी था जो खुले में जो लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की जो लोग काम करते हैं, खुले में शौचालय करते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करना, मतलब जो ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को कम करवाना। In the budget of 15 and 16, 2015-16, money has been allocated for making improvement in Delhi water supply system.
2015-16 का जो बजट बनाया गया था स्टूडेंट्स, उसमें काफ़ी सारा पैसा जो था वो दिल्ली की वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए उसमें बहुत सारा पैसा डाला गया था, ताकि साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैनाल बनाए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैनाल हैं आपकी नदियों से जोड़े जा सकें। सोलर पंप का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया, नए नए सोलर पंप्स बनाए गए ताकि इरिगेशन खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। वेल, एज अ प्रपोजल टू क्लीन अप रिवर गंगा, साथ ही साथ गंगा रिवर को क्लीन किया जा सके। तो इन सारे कामों के लिए 2015-16 में एक काफ़ी बड़ा बजट जो है वो पास किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउसिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउसिंग है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने लोगों को घर मिल सके, सारी सुविधाएं मिल सकें घर से रिलेटेड, उसके लिए क्या किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, केंद्र सरकार जो है, ये हम रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़िम्मेदार होती है ताकि सारी की सारी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, मतलब जो घर से रिलेटेड बनने की जो स्कीम्स हैं, उसको पूरा कराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर जनरेटिंग द हाउसिंग फैसिलिटी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर द हाउसेज थ्रू दी स्कीम। साथ ही साथ घरों की डिमांड पूरी करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक बहुत ही फेवरेबल अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाती है, ताकि लोगों की डिमांड घरों की डिमांड है, ग्रो हो रही है, जो कि घर चाहिए, ऐसी स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा पास कर सके, लागू करवा सके। नंबर 1, इंदिरा आवास योजना। इस स्कीम का उद्देश्य ये था, एम ये था कि जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं और पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको घर प्रोवाइड कराया जा सके। दूसरी स्कीम है भारत निर्माण। इस प्रोग्राम को 2005 और 6 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम का एम था कि जो रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और साथ ही साथ जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, घर, साफ़ पानी, बेटर रोड, बेटर इरिगेशनल फैसिलिटीज़, ये घर घर हर हर घर को कनेक्ट करना टेलीफोन लाइन से, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, रूरल एरिया में पहुंचाई जाएंगी। ये भारत निर्माण का उद्देश्य था या एम था। थर्ड स्कीम है नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्लम का मतलब होता है स्टूडेंट झोपड़पट्टी। इस प्रोग्राम को 1996 में लॉन्च किया गया था और इसका एम ये था कि जो अर्बन है, स्लम, अर्बन मतलब शहर और स्लम मतलब झोपड़पट्टी, तो जो अर्बन एरियाज़ में झोपड़पट्टी बनी हुई हैं उनको अपग्रेड करना, मतलब उनको बेटर करना। कैसे करा जाएगा? उनको पानी की सप्लाई देकर और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स, जो जो आपका जो गंदा पानी होता है निकलने के लिए जो नालियाँ बनती हैं वो बनाकर, कम्युनिटी लैट्रीन्स या फिर बेटर ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम बनवाकर, बेटर हाउसिंग, अच्छे घर बनवाकर। द फंड अंडर NSDP कुड ऑल्सो बी यूज फॉर सोशल एम्यूनिटीज़। साथ ही साथ नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी फंड होता है उसका इस्तेमाल कुछ सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, प्री स्कूल एजुकेशन हो गई, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई, मतलब कि जब हम इनफॉर्मल मतलब जो हम स्कूल में नहीं जाते हैं फॉर्मली, लेकिन हमारी पढ़ाई होती रहती है। एडल्ट एजुकेशन, जो बड़े लोग हैं उनकी एजुकेशन कराना। मैटर्निटी मतलब जो महिलाएं आपकी जो गर्भवती हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देना। चाइल्ड हेड, बच्चों की एजुकेशन हो गई। प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, हेल्थ केयर में मतलब इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया इंजेक्शंस की बात की जा रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो इसमें कवर अप की जाएंगी इस स्कीम में। नेक्स्ट स्कीम इज़ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड अदर सोशल वेलफेयर स्कीम। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये स्कीम जो है स्टूडेंट 2005 में 12 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी और इसका जो एम था, ये इसलिए स्टार्ट करी गई थी ताकि जो पुअर है, जो गरीब आदमी हैं या फिर जो वेनरेबल मतलब जो काफ़ी आपके जो जिसमें SC ST ग्रुप आपके आ जाते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन आ जाता है, तो इस तरीके के गरीब लोगों को अच्छी हेल्थ केयर दी जा सके, अच्छी मतलब उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको सारी सर्विस दी जा सकें, जो उन तक एसेसिबल हो, जो उन तक पहुंच सके, जो अफोर्डेबल हो, जो वो जिस पे जो वो उनकी खर्चा जिस पे वो कर सकें, बहुत महंगा ना हो, अकाउंटेबल हो। साथ ही साथ ऐसे ही कोई भी हेल्थ सर्विस नहीं, ठीक ठाक अच्छी हेल्थ सर्विस जिससे कि उनको फ़ायदा मिले, क्वालिटी हेल्थ केयर। साथ ही साथ मतलब कि ऐसी हेल्थ की हम बात कर रहे हैं कि जो आप हेल्थ सर्विस इंसान तक पहुंचा सकें
और जो उसको उसकी पॉकेट पे भारी भी ना पड़े, और अच्छी हेल्थ केयर की बात की जा रही है। अकाउंटेबल ये नहीं कि कोई भी आप पुअर है तो कुछ भी आपने दे दिया और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सेकंड हमारा प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये स्कीम जो थी स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी गरीब लोगों के लिए। और NSAP नेशनल पॉलिसी फॉर सोशल असिस्टेंस कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या आता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ये जो है ये जो आपके ओल्ड जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी पेंशन स्कीम है। ये दूसरी स्कीम जो है वो आपकी विधवा जो महिलाएं होती हैं उनकी पेंशन स्कीम है। फिर है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, ये जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, मतलब अपंग होते हैं किसी ना किसी शरीर से, अपने शरीर से, उनकी पेंशन स्कीम है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम, ये आपकी खाने से रिलेटेड अन्नपूर्णा स्कीम बनाई गई है। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि हर तरीके के वर्ग के लोगों को इसमें कवर अप किया गया है। थर्ड है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और इस स्कीम का एम ये था कि ये 100 डेज़ का 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रोज़गार जो है लीगली, मतलब कह सकते हैं, मतलब लीगल तौर पे हर इंसान को दिलाएगी। 100 दिन का रोज़गार दिलाएगी एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक साल के अंदर। और ये गरीब जो रूरल एरिया है वहाँ पे बात की जा रही है। हर घर से, रूरल एरिया मतलब गांव के हर घर से एक मेंबर को 100 दिन का रोज़गार जो है सरकार दिलाएगी। विलिंग टू डू पब्लिक वर्क, मतलब जो भी इंसान काम करना चाहता है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, मतलब अनस्किल्ड मतलब जिसको पूरी तरीके से किसी भी काम में निपुणता नहीं है, मैनुअल वर्क वो कर सकता है, सामान उठाने का, रखने का, ठीक है। और एट मिनिमम वेजेस, मतलब कि मिनिमम जो उसकी दिहाड़ी है वो तय होगी कि उसको एक दिन का उतना पैसा मिलेगा। तो ये था आपका मनरेगा। थर्ड है आपका फोर्थ है आपका नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में स्टार्ट किया था, और इस एम से स्टार्ट किया था कि 80 मिलियन अडल्ट पीपल्स को, 15 से 35 ईयर के बीच के जो लोग होते हैं, ठीक है, उसमें से 80 मिलियन लोगों को ये एडुकेटेड बनाएगी, पढ़ा लिखा बनाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर, मतलब कि 8 साल के अंदर अंदर ये इतना टारगेट इनका था कि इतने लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है, और इस एज ग्रुप के लोगों की बात की जा रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ये कहा कि मतलब कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाली आपकी फैमिली है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। इस योजना का मकसद ये था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका एम जो था वो ये था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार दिलाना, लोगों को एडिशनल वेजेस, मतलब कि जितनी भी उनकी दिहाड़ी है, जितना भी पैसा एक दिन का उनको मिल रहा है, उससे ज़्यादा दिहाड़ी दिलवाना, उससे ज़्यादा उनको पैसा दिलाना। जॉब में जो भी हैं, वो जिस जॉब में भी काम करते हैं, जिस जगह भी काम कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी, खाने की सिक्योरिटी देना कि खाना मिलेगा। एंड द क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट इन रूरल एरिया, साथ ही साथ गांव के एरिया में ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, और कम्युनिटी एसेट का मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना जो पूरा एक कम्युनिटी मिल के इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है रोड हो, जो आपके उस गांव के लोग सब मिल के इस्तेमाल करेंगे, पार्क हो सकता है, या कोई कुआं हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करना। नेक्स्ट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 1978 में लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू डील विद द इशू ऑफ रूरल पॉवर्टी इन द कंट्री। किस लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि जो रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पे जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, इस तरीके की प्रॉब्लम या इस तरह के इशू से डील करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। It launched a rigorous drive to eradicate the poverty, रूरल पॉवर्टी एंड इंक्रीज द रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसका मकसद ही यही था कि गांव से गरीबी को निकाल फेंकना, साथ ही साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव में एम्प्लॉयमेंट दिलाना, गांव में रोज़गार दिलाना। It provides the economic benefit to the landless labor, marginal farmers and rural craftsmen and artisan। इससे किन किन को फ़ायदा होगा? ऐसे लेबर जिनके पास कोई लैंड नहीं है, या जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं, या जो कारीगर होते हैं, तो उनको इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। Student, your chapter is over. Now we will do the exercise part. First exercise, choose the correct answer. Number 1,
Under which article has the Indian Constitution granted the right to water to be a part of right to the life? Answer D. Article 21. Number 2. When did the Supreme Court recognize the right to education as a fundamental right? Answer C. 1993. Number 3. When was the Planning Commission renamed as Niti Aayog, set up by the Government of India? Answer B. 1950. 4. To which plan is the growth in the aviation sector attributed? Answer D. 11th Fifth Year Plan. Fill in the blanks. Number 1. India is currently the 9th aviation market. Number 2. India road network is the 3rd road network in the world. Number 3. India has the world 5th electricity generation capacity. Number 4. Renewable energy is rapidly emerging as a major source of power. Number 5. Indian Railway was founded by the British in 1853. Exercise number C. Write true or false. Number 1. The Mumbai Suburban Railway is the world's densest railway route. True. India is the world's second largest telecommunication market. True. Sampurn Gramin Rozgar Yojana provide additional wages, employment and food security. True. Conventional sources of power include coal, petrol, domestic waste and solar power. False. Integrated Rural Development Program work with problem of malnutrition, morbidity, mortality and school dropout. Answer is false. Student, you have to fill the exercise in the book and you have to complete the question answers in your fair copy. Thank you. The chapter is over.